नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा, और आज मुद्दा में बातचीत करेंगे ओबीसी वोट बैंक की और इसके जरिए छिड़ी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में जंग की। जी, अहमदाबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी ने ओबीसी समाज के पार्टी से दूर जाने पर बड़ा बयान दिया। कांग्रेस की रणनीति के लिहाज से ओबीसी काफी अहम है, जिसके चलते ही पार्टी ने अपना पूरा फोकस पिछड़ा वर्ग पर करने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस सामाजिक न्याय के सहारे उन्हें अपने साथ जोड़ने की कवायद में है, जिसके लिए जातिगत जनगणना, 50% आरक्षण लिमिट को खत्म करने की बात कही जा रही है। कांग्रेस दलित, आदिवासी और ओबीसी समुदाय को जोड़ने का खाका तैयार कर रही है। ये ठीक वैसी ही राजनीति है जैसी सपा और अन्य क्षेत्रीय राजनीतिक दल करते हैं। कांग्रेस ओबीसी जातियों के बीच अपनी पैठ बनाने में सफल रहती है, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, अपना दल एस और कमेरावादी, सुभासप और निषाद पार्टी जैसे दलों के लिए मुश्किल खड़ी होगी। यूपी में सबसे ज्यादा खतरा अखिलेश यादव के लिए हो सकता है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहयोगी दल है, लेकिन दोनों की नजर ओबीसी वोट बैंक पर है। ऐसे में सवाल है कि क्या यूपी में ओबीसी वोट बैंक की लड़ाई कांग्रेस और सपा गठबंधन में दरार डाल सकती है। उधर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई में बीजेपी अपना फायदा देख रही है। बीजेपी ने भी ओबीसी वोट बैंक के अपने पाले में लाने की कवायद तेज कर दी है। तो ओबीसी वोट बैंक को लेकर यह पूरी जंग छिड़ी है। ओबीसी किसके पाले में जाएंगे? ओबीसी ही वो फैक्टर है जो चुनावी नतीजे काफी हद तक डिसाइड करते हैं। और क्या ओबीसी ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि अहमदाबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी ने यह बड़ा इशारा किया है। उन्होंने कहा है कि दलित और मुसलमान के चलते या उनके बारे में सोचते सोचते उनका आशय यही था, कहीं ना कहीं ओबीसी उनसे दूर हो गया है। तो राहुल ने जातिगत जनगणना के लिए आवाज बुलंद की। वो हमेशा इसके बारे में बात करते रहते हैं। और इसी मुद्दे पर, ओबीसी फैक्टर के मुद्दे पर आज हम इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता अतुल यादव साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता राज शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता आलोक वत्स साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत शर्मा साहब आपसे करेंगे। बात आप ही की पार्टी की हो रही है, मंथन आप ही की पार्टी की हो रही है। बहुत जरूरत भी थी इस मंथन की। लोकेशन को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं कि अहमदाबाद से बेहतर क्या बिहार नहीं होता, लेकिन गांधी जी की धरती है। हालांकि गांधी जी की कार्य धरती चंपारण भी थी, वो अपने आप में एक अलग विषय है। लेकिन यह बताइए, ओबीसी के ऊपर जो निगाहें अब जाकर टिकी है, आप मान कर चलते हैं कि दलितों और मुस्लिमों के बारे में तो आप सोचते ही हैं, लेकिन उन्हीं के बारे में सोचते सोचते यह एक बड़ा वर्ग क्या आपसे छिटक गया है? यदि हां, तो किसके पाले में गया है और कैसे वह आपके पाले में आएगा? यह पूरी थ्योरी को कैसे सुलझाइएगा? शर्मा साहब। देखिए कुणाल भाई, सबसे पहली बात है, अगर मेरे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है तो कुछ सोच समझ के ही कहा हूँ। और इसमें पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर वर्ग को साथ लेके चलती है। ये बात अलग है कोई वर्ग कम देता है, कोई वर्ग ज्यादा वोट देता है। और ये भी बात अलग है कि इस समय थोड़ा सा हमारा वोट खिसक गया है। अच्छा, खिसक गया कभी कभी होता है, क्योंकि हम भी लंबे अरसे से इतनी हम सत्ता में रहे हैं और कुछ अनजाने में या जाने में जैसे भी कुछ कमियां रह जाती हैं जो पब्लिक को पसंद नहीं आती है। मेरा ये मानना है कि अब जब से राहुल गांधी जी ने कहा तो चर्चा चलने लगी कि इससे आरजेडी को नुकसान होगा, इससे समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा। यहाँ पे हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारा जो मोटो है, वो ये नहीं कि किसको नुकसान। हर पार्टी का एक अधिकार है कि वो अपने वोटों को अपनी तरफ करे और ज्यादा से ज्यादा करे, जिससे ज्यादा से ज्यादा उसके सदस्य जीत के आए, क्योंकि अल्टीमेटली खेल सदस्यों के नंबरों का ही है।
तो मैं समझता हूँ कि ये रणनीति अच्छी है। जैसे हमें हर वर्ग का वोट देता है, लेकिन थोड़ा सा वोट पिछले सालों में जो ओबीसी का था वो थोड़ा सा झटक गया है, तो उसको वापस हम लाना चाहते हैं और उसके लिए कोशिश की जाएगी। और जो ओबीसी के नेता हैं उनको पद दिए जाएंगे, उनको मेहनत करने के लिए एक टूल दिया जाएगा जिससे कि वो मेहनत करें। और ओबीसी अगर हमारी तरफ आता तो ये तो बात निश्चित है कि हमारी सरकार केंद्र में बननी है, क्योंकि हम ही एक ऐसी पार्टी, देखिए अगर सही बात मैं कहूँ तो मैं कायदे से तो कहूंगा कि मैं 1992 से पहले नहीं जानते थे कि हम क्या जाती हैं, क्या है। ये 1992 के बाद ही पता चला जब वीपी सिंह की सरकार बनी, तब से देश का भत्ता बैठता गया, तब से। और 2014 से तो खत्म ही हो गया थे। कुणाल भाई, कहने में अब मैं कहूंगा तो आदमी सोचता है कि भाई ये कांग्रेस का प्रवक्ता है तो इसलिए बोल रहा, लेकिन मैं सच बात बोल रहा हूँ। 2014 के बाद जो देश को हानि हुई, देश की आत्मा ने कभी सोचा नहीं। आप ठीक कह रहे हैं, मंडल और कमंडल, उसके बाद की तो राजनीति काफी हद तक सबके सामने जग जाहिर है, उसमें कोई गुरेज करने की भी जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता यादव साहब हमारे साथ जुड़े हुए। यादव साहब, आपकी भी जो पंच लाइन, टैग लाइन जो भी आप कही है वो पीडीए ही है। पीडीए में एक पिछड़ा ही है, और पिछड़ा आपका भी है, पिछड़ा कांग्रेस का भी है, पिछड़ा बीजेपी का भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस यदि सेल्फ रियलाइजेशन के इस मोड में आ रही है, आप ही के गठबंधन की वह एक अहम साथी है। उत्तर प्रदेश की जमीन पर यदि हम बात करें तो कांग्रेस के गेन से क्या आपका नुकसान होगा, या फिर इतना दिल मिला और खुला है कि कोई भी आगे बढ़े आप साथ रहने को तैयार है, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? यादव साहब, देखिए कुणाल जी, जो समाजवादी पार्टी है यह उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा विपक्षी दल है और उत्तर प्रदेश में धरातल पर है। और हमारे कार्यकर्ता गांव से लेकर शहरों तक और मेट्रो शहरों तक हर जगह मौजूदगी है। हमारे विधायकों की मौजूदगी है, हमारे सांसदों 37 हमारे सांसद हैं। जमीनी स्तर की पार्टी है। आपने देखा होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार मेहनत की जा रही है और लगातार वो जमीन पर है। परसों नरसों वो जौनपुर में थे और कल जो है इटावा में है, और लगातार हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर हर जिले और हर कस्बे में पहुंचते हैं। रही बात समाजवादी पार्टी जो है ना, समता मूलक समाज की बात करती है, वो ठीक है। आपने जमीन की बात की है, माफ कीजिएगा टोक रहे हैं। कांग्रेस की जमीन बढ़ेगी तो क्या आपकी जमीन खिसकेगी, इस पर भी बता दीजिए। देखिए समाजवादी पार्टी के साथ जो है हमारी अपनी एक नीतियां हैं, कांग्रेस की अपनी नीतियां हैं, और हम गठबंधन में वो अलग बात है। लेकिन आप खुद देख पाएंगे उत्तर प्रदेश में किसी दल का नाम लेना इसलिए समझते, क्योंकि गठबंधन में कोई भी चीज बोली जाए वो सोच समझ के बोली जाइए। और मैं एक अपनी पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता होने के नाते कोई भी ऐसी चीज नहीं बोलना चाहता जो अनर्गल लगे या अटपटी लगे। समाजवादी पार्टी का जो वोटर है वो समाजवाद, समता मूलक समाज यानी समाजवाद के साथ में है, चाहे वो पिछड़े वर्ग का हो, अनुसूचित जाति का वर्ग का हो, या अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज का हो, चाहे अगड़ा वर्ग का हो। आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, लोकसभा चुनाव में हमें सभी जातियों का वोट मिला और हम गठबंधन के तहत 43 सीटें और समाजवादी पार्टी के तौर पर 37 सांसद हमारे चुने गए। आप पता लगा सकते हैं कि हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म ने हमें बहुत ही सम्मानजनक वोट दिया। समाजवादी पार्टी कोई पिछड़े जाति की पार्टी नहीं है। सभी हमारे, आप देखेंगे हमारे विधायक ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी हैं, तो पिछड़े वर्ग से भी हैं, अल्पसंख्यक समाज से भी हैं, अनुसूचित से भी हैं, सभी वर्गों से हैं, सभी जातियों से हैं। और हमने तो सामान्य सीटों में भी अनुसूचित जाति यानी अनुसूचित जाति समाज से आने वाले लोगों को भी टिकट दिया, चाहे वो मेरठ हो, चाहे वो फैजाबाद अयोध्या की सीट हो। तो हम तो समता मूलक समाज की बात करते हैं। और रही बात समाजवादी पार्टी जो है वो हमेशा पिछड़ों की हितैषी रही है, अनुसूचित जाति की हितैषी रही है, अनुसूचित जनजाति की हितैषी रही है, अल्पसंख्यक के जितने भी मामले होते हैं हम सभी उठाते हैं, चाहे अगड़े हैं, अगड़ों का भी कभी हम ऐसा नहीं चाहते, लेकिन हमेशा हम समता मूलक, हाँ जिसका जितना हक है उसकी बात जरूर हम करेंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का आपने नाम लिया, भारतीय जनता पार्टी ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 3% से ज्यादा ही तो उनको मतलब आरक्षण दिया, तो 27% आरक्षण तो ओबीसी का है, तो कहाँ खा गए? तो क्यों खाया इन्होंने आरक्षण? यानी कि आरक्षण तो बिल्कुल इन्होंने लेफ्ट कर दिया ना।
तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछड़े कैसे जुड़ सकते हैं? पिछड़ों का सारा अक्षर खा जाते हैं और पिछड़े जुड़ेंगे उनके साथ में। ठीक है, नहीं उसी फिराक में तो भारतीय जनता पार्टी भी है, और आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं वो राहुल गांधी साहब भी कहते हैं जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वत्स साहब, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए ऐसा है ना कि उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी विपक्षी दल के रूप में है, या समाजवादी पार्टी का एक जनाधार है। हम गठबंधन धर्म में हमेशा आदर करते हैं। आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी अगर आज जीवित हो पाई है वो समाजवादी पार्टी की बदौलत ही जीवित हो पाई है। और इनके मैं कुछ नेताओं को गुजारिश करूंगा कि कोई भी ऐसी बात ना बोला करें जिससे भारतीय जनता पार्टी को कहीं थोड़ा सा भी लाभ, रत्ती भर भी लाभ मिल पाए। तो हम तो कहते हैं सहजता और सरलता। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से रिमूव करने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, पिछड़ों की बात करनी पड़ेगी, पीढ़ी की बात करनी पड़ेगी, ठीक है, नहीं ठीक है, वो समझ गया। कांग्रेस को लेकर के ना, कांग्रेस को लेकर आपने जो बात कही अभी वो भी दिलचस्प है। देखिए उत्तर प्रदेश के हिसाब से आपने कहा कि आपकी वजह से कांग्रेस रिवाइव की, उसका अच्छा प्रदर्शन रहा। 2020 का बिहार विधानसभा का चुनाव याद कीजिए, लोग तो आरजेडी को यह भी कहते हैं कि अगर कुछ सीटें कांग्रेस को उन्होंने कम दी होती तो संभवतः आरजेडी अपने दम पर सरकार बना लेती। तो ये थियरी स्टेट वाइज वेरी भी करती है। वत्स साहब, आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना, शर्मा साहब को भी सुना, यादव साहब को भी सुना। ओबीसी के आप भी उतने ही बड़े हितैषी बनते हैं या दिखते हैं या करते हैं, वह जो भी आप समझिए, जितना ये दोनों करती है। और आपके साथ जो आपके अलायंस है, निषाद पार्टी है, सुभाषप है और अपना दल है, ये सब भी उसी धड़े को आगे बढ़ाती है। और ये आपसे कहीं ना कहीं डरी और सहमी भी रहती है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी के ग्राफ में इजाफा इनके ग्राफ में गिरावट तो नहीं दर्ज कर देगी। ऐसे में निषाद सम्मेलन भी आपने किया, ऐसे में यह बता दीजिए ओबीसी को लेकर जो है लड़ाई खींचतान सर्वव्यापी है, क्रॉस पार्टी लाइंस, उसमें पहले दूसरे और तीसरे नंबर पे कौन रहेगा, इस ओर भी इशारा कर ही दीजिए। कुणाल जी, आज की डेट में हम नंबर 1 पे हैं। हाँ, ओबीसी वोट बैंक में भी, और अंतोगत्वा भी हम नंबर 1 रहेंगे, क्योंकि हम डिलीवर करते हैं, हम काम करते हैं। सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के एमएलए एमपी हमारे पास हैं, ओबीसी के सबसे ज्यादा एमएलए एमपी हमारे पास हैं। तो ये दर्शाता है कि हम कहीं कोताही नहीं करते उनके सीट के मामलों में, और हमारी जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका समुचित लाभ हर वर्ग के लोगों को भरपूर मिल रहा है। इससे सब में उत्साह है और इसी कारण हम राज्यों में रिपीट होते चले जा रहे हैं। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस की तो एक तरीके से लुटिया ही डूबी हुई है। तो उनको तो अपना वोट बैंक गेन करने के लिए बहुत उनके लिए हिमालयन टास्क है, बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। राहुल जी कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली, लेकिन उनके जो राजनीतिक सलाहकार हैं जी, वो उनसे बार बार गलतियां करा देते हैं, जिसके कारण उनका मूवमेंट स्टैटिक हो जाता है। ये आप ठीक कह रहे हैं और ये डिबेटेबल भी है। बहुत सारे लोग ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं कि भाई उनके जो सलाहकार है ना वो उन्हें ठीक से सलाह नहीं देते हैं और उसी के चलते कांग्रेस पार्टी हाशिए पर भी है। लगातार हम बातचीत कर रहे हैं ओबीसी वोट बैंक के फैक्टर की, और ये फैक्टर किस साइड शिफ्ट होगा इसके ऊपर। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। रुक करेंगे राज शर्मा साहब का। शर्मा साहब, देखिए वत्स साहब जिस ओर इशारा कर रहे थे, अब आप उस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं या आपकी निजी राय हो सकती है, लेकिन राहुल गांधी भी थोड़े एग्रेसिव मोड में आ रहे हैं। खासकर इस बार उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिलाध्यक्षों को हम ज्यादा पावरफुल बनाएंगे, ज्यादा पावर देंगे, टिकट जो दिए जाएंगे कैंडिडेट्स को भविष्य में वह भी उनसे बातचीत करके दिए जाएंगे। आमतौर पर यह समझा जाता रहा है कि जो आला कमान तय करता है वही होता है, लेकिन अब इस स्टैंड के मायने क्या हैं और ऐसे में क्या संगठन के विस्तार जिसके बारे में लगातार चर्चा होती है उस ओर कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है। देखिए कुणाल भाई, हमारी पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों पे चलती है और लोकतांत्रिक मूल्यों पे चलने के कारण कर्तव्य भी बनता है कि रूट स्ट्रक्चर जिला अध्यक्ष के जिले का मुख्य व्यक्ति होता है पार्टी के लिए, तो किसी भी व्यक्ति को वो अच्छी तरह जान सकता है कि ये चुनाव कैसा लड़ेगा। और मैं समझता हूं अगर उनकी राय
को ज्यादा तवज्जो दिया जाए तो मुझे लगता है इसमें कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि राहुल जी जो कहते हैं, मैं एक और बात क्लियर करना चाहता हूँ, राहुल जी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं। और मैं अक्सर एक बात जरूर कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल है ही नहीं। राजनीतिक दल में हमेशा पावर डिसेंट्रलाइज होती है, मगर आप भारतीय जनता पार्टी में देख सकते हैं पावर डिसेंट्रलाइज नहीं है। ये आरोप वो आप पे लगाते हैं? ये आरोप भारतीय जनता पार्टी आप पे लगाती है? अच्छा देखिए, आप देखिए अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, बोलिए, ठीक ऐसे ही हुआ था जैसे एमएलए एमपी का चुनाव होता है। मैं खुद एक वोटर हूँ यूपी का, जिनको वोट देना होता मैं तो हमें भी वोट दिया, वैसी कन्वेंसिंग हुई कि भाई आप हमें दीजिए। थरूर साहब भी खड़े थे। तो और एक बात भारतीय जनता पार्टी में दे रही, नड्डा जी किस तरह बने बताइए? क्या नड्डा जी की, अगर एक और बात है, मैं आरोप नहीं लगा रहा, और आप अक्सर मुझे देखना, मैं बेटी जलाओ पार्टी का नाम भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि मेरा ये मानना है खुद का व्यक्तिगत कारणों से कि अगर इस पार्टी का नाम लो तो आपको गंगा जल छिड़क के नहाने की आवश्यकता होगी। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को 5 चीजें कहने से मना कर देना। और राहुल गांधी जी 370, इमरजेंसी, जय श्री राम, वक्फ बिल, ये आप बात कर दीजिएगा। अगर ये 3.5 मिनट बोल जाए तो लानत हो। इनके पास क्या है बताइए? और मैं तो एक और बात कहता हूँ, प्रधानमंत्री जी हो या यूपी के मुख्यमंत्री हो या असम के मुख्यमंत्री हो, मुझे पिछले 5, 6, 7, 8, 9 सालों में ये बता दें कि कभी इन्होंने शिक्षा की बात करी है, कभी व्यवस्था की बात करी है? एक बार भी किसी में अगर ये कहते हैं यूपी का स्तर पता क्या चल रहा है? कॉलेजों का, स्कूल बंद हो रहे हैं। एक भी, मैं आज एक बात दावा करना चाहता हूं, मुझे एक यूनिवर्सिटी बता दे 11 सालों में, केंद्र की सरकार को 11 साल से ज्यादा हो रहे हैं, कि जो वर्ल्ड स्तर की हो, विश्व स्तर की यूनिवर्सिटी हो। आप मुझे एक मेडिकल कॉलेज बता दो, एक ऐसा इंस्टीट्यूट मेडिकल नहीं बना पाए जिसमें कि हमारे हिंदुस्तानियों को इलाज कराने में गौरवान्वित फील होता हो। ये वाली चर्चा भी ठीक कि आप कह रहे हैं, बहुत सारे गलियारों से यह बात निकलती है। यादव साहब, आपको भी लगता है क्या कि अब विकास के पॉलिटिक्स से ऊपर जो धर्म की पॉलिटिक्स है, जो आप उनके ऊपर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं, वो आपके ऊपर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं, इसी चक्रव्यूह भंवर में जनता फंस गई है और अन्य मुद्दे गौण हो गए हैं? इस बारे में भी बता दीजिएगा और क्विक रिएक्शन यह भी दे दीजिएगा इस सवाल के ऊपर भी कि अब यदि कांग्रेस मजबूत होती है, उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी बात कर लीजिए, तो किसके लिए तकलीफ ज्यादा बढ़ेगी? इस बारे में स्पष्ट राय दे दीजिएगा। देखिए, जो आप देख पाएंगे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कभी भी विकास के पिच पे, रोजगार के संदर्भ में या इन चीजों पे बात ही नहीं करी जाती। इनकी अगर देखा जाए, हम मात्र उत्तर प्रदेश की बात करें तो 8 साल से ऊपर की सरकार हो चुकी है और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी कभी भी रोजगार की बात नहीं करें। कभी भी किसी भी रैली में जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे तो वो कहेंगे आक्रांता, एक शब्द रट लिया है उन्होंने, आक्रांता, और बख्शे नहीं जाएंगे। तो ये सब चीजें होती है। कभी भी नहीं कहेंगे कि हम पुलिस में भर्ती करेंगे, हम दरोगा की भर्ती करेंगे, हम शिक्षकों की भर्ती करेंगे, हम डॉक्टरों की भर्ती करेंगे। तो यादव साहब, ये सारी बातें आप जो बोल रहे हैं, एक गाना आया था पहले, बहुत पहले, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तो क्या जनता को अब यही पसंद है और वही बात योगी साहब कर रहे हैं? क्योंकि यदि इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है तो फिर बात हो क्या रही है? कुणाल जी, उत्तर प्रदेश एक इतना बड़ा सूबा है कि वहां पर युवाओं की एक फौज है जो रोजगार चाहती है, और जो महिलाएं हैं वो भी जो नर्स बनना चाहती, जो मतलब अपनी अपनी शिक्षा के, डॉक्टर भी वहां पे गांव स्तर पे चाहिए। समुदाय केंद्रों में डॉक्टरों की कितनी कमी है आप भी देख सकते हैं। और समाज में नौकरी तो एक जरूरत है, चाहे वो सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, वो सरकार की डेली जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार किसी भी क्षेत्र में नौकरी मुहैया नहीं करा पा रही जिस स्तर पे इनके द्वारा वादा किया गया था। तो कहीं ना कहीं जनता, उत्तर प्रदेश के युवा ठगा सा महसूस कर रहा है। और धर्म एक हमारा आस्था का विषय है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, माता गंगा, माता यमुना, भगवान शंकर, ये सब हमारे श्रद्धा तो कैसे कोई विश्वास करे कि आप जनता के साथ है? याद कीजिए 2014 के चुनाव के पहले का वो फैक्टर, जब महंगाई की मार थी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गैस सिलेंडर लेकर, प्याज लेकर सड़क पर बैठते थे। आप निकल रहे हैं क्या सड़क पर? जनता को कैसे विश्वास आएगा कि आप उनके साथ खड़े हैं? हमारे द्वारा सार्थक तरीके से लगातार बातों को उठाया जा रहा है। महंगाई की बातों को लगातार हम लोकसभा में उठा रहे हैं, हम विधानसभा में भी
उठा रहे हैं और हम आपके चैनल के माध्यम से भी हम उठाते रहते हैं लगातार। मेरे द्वारा हमेशा विकास की बात करी गई, रोजगार की बात करी गई, हमेशा जब भी डिबेट में बैठा हूंगा मैंने युवाओं की बात करी, किसानों की बात करी, नौजवानों की बात करी। और हमेशा हमने जब चुनाव में हम गए, हम धार्मिक मुद्दे पे नहीं गए। लोकसभा का चुनाव आपने देखा होगा, हमने विकास के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे और रोजगार के मुद्दे पे लड़ा था और हमें सफलता मिली थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस धार्मिक पक्ष पे लड़ना चाहती है वो लड़ती रहे। हमें विकास चाहिए, उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार चाहिए, किसानों को खाद चाहिए और पानी चाहिए, बिजली चाहिए। और हम इसी मुद्दे पर जनता के बीच में जाएंगे और सफलता पाएंगे। रही बात समाजवादी पार्टी का, जो है समाजवादी पार्टी जो आरक्षण के विषय में मंडल कमीशन का कौन ये सदे नेताजी वगैरह ही तो लाए थे मंडल कमीशन को, है, और मंडल कमीशन को जब लाए थे तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समर्थन वापस ले लिया गया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है ना, ये ना कहे कि भारतीय जनता पार्टी ठीक है यादव साहब, अब आपके लिए भी वह जो महा बैटल है बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 27 नजदीकी है। वत्स साहब, बंद कमरे में यदि बैठकर बातचीत होती है, क्योंकि बंद कमरे के भीतर की आवाज बाहर नहीं आती, आप ही की पार्टी की बात कर रहे हैं, तो क्या बातचीत होती होगी? क्या यह ध्रुवीकरण की राजनीति का जो आरोप आपके ऊपर लगता है, क्या यह बात होती होगी कि यदि यही अब न्यू नॉर्मल है तो इसी न्यू नॉर्मल को बढ़ाया जाए? क्योंकि विकास, बेरोजगारी, महंगाई, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अब रैलियों या भाषणों से इनका उल्लेख होना कम हो गया है। क्या अब इसी तरीके से आगे की राजनीति होगी? देखिए कुणाल जी, ये दोनों प्रवक्ताओं को मैं सुन रहा था। जी जी। शर्मा जी ने इस तरीके से व्याख्यान दिया कि उनसे पवित्र कोई पार्टी नहीं है इस देश में, और समाजवादी पार्टी ने भी लगभग उसी लाइन पर अपने को जनता का सबसे बड़ा हितैषी बनाया। हाँ, तो दोनों साथी हैं ना? नहीं। अब आप देखिएगा खेल, ये दोनों में सिर्फ फुटबॉल होगा 27 में। अरे वो चिंता छोड़ो, आप प्लीज वो आप अपने समय में बोलिए। हो ना हो, ये कहा के सब जाते वालों। ठीक है शर्मा साहब, सुन लीजिए। और जो सबसे बड़ी बात मैंने बोली जो आप चले गए ब्रेक में, हाँ, और फिर मुझे आपने मौका नहीं दिया। हाँ सर, बोलिए, खुल के बोलिए। मैं बता रहा हूँ कि जो राहुल गांधी के एडवाइजर्स हैं, वो उनको ऐसी एडवाइस देते हैं कि वो उनका सारा किया दिया पर पानी फिर जाता है। हाँ। अब आप अभी देखिए, उन्होंने पप्पू यादव को लगभग सौंप दी है बिहार की कमान, और कन्हैया उसके साथ। पप्पू यादव को ये झारखंड में भेजे थे तो क्या असर हुआ? और पप्पू यादव बिहार में एक बदनाम आइडेंटिटी है, गुंडा मवाली में उसकी चर्चा होती है। और पप्पू यादव को देखते ही अगर सबसे पहले कोई इनका एली भड़केगा तो वो भड़केंगे लालू यादव। हाँ। मुझे एक बात बताओ, एक मिनट हाँ रहे शर्मा साहब, आपके पास भी आएंगे। प्लीज मत बोलिए, बिहार की राजनीति मेरे से आप नहीं जानते। प्रवक्ता गाली बकेगा, मुझे बर्दाश्त नहीं है। कोई भी गाली दिया आपको तो वो एमपी 5 लाख वोट 4 लाख वोट पाके पिए अपना। आप जैसा नहीं है वत्स साहब, आप किसी भी पार्टी के एमपी को गाली दोगे। कौन सा आपको गाली दे दिया मैंने? कौन सा गाली दे दिया? मवाली क्या होता है? मवाली का मवाली तो है ही, पप्पू यादव मवाली है ही। एमपी तो क्या एक एमपी मवाली है तो फिर आपके नाम ले दूं? अच्छा नहीं लगेगा। आप बीच में मत बोलिए, आपको ये बहुत पुरानी आदत है, आप सुन नहीं पाते, इसीलिए हाशिए पर बैठे हुए मांगोगे, इसीलिए हाशिए पे। 6 बार निर्दलीय एमपी जीते हैं वो, आप उनको मवाली कहोगे? ये देश की बेइज्जती है। अच्छा, वो महात्मा गांधी के अनुयायी है। चलिए आगे बढ़ने दीजिए डिबेट को। ठीक है मवाली के लिए। ठीक है। और इनकी मिट्टी पलीद हो जाएगी, नेस्त नाबूद हो जाएंगे बिहार में अगर पप्पू यादव ने लीड किया तो। और लालू यादव पप्पू यादव को देखते ही भड़क जाएंगे और इनको सीटों पे लाके रख देंगे। 15-20 सीट से ज्यादा नहीं देंगे इनको, चाहे ये कुछ भी कर ले। और अगर ये अकेले मोर्चा तानते हैं तो वत्स साहब, लेकिन ओबीसी के लिहाज से आप भी तो अपने आप को एक नंबर बता रहे हैं, तो क्या वाकई एक नंबर है? और यदि एक नंबर होते तो आपको बिहार में जदयू का समर्थन लेने की क्या जरूरत थी? अगर एक नंबर होते तो उत्तर प्रदेश में सुभाषप और निषाद पार्टी की क्या जरूरत थी? सुनिए, बिहार की राजनीति ओबीसी पर डिपेंड करता है एट लार्ज। और आज लालू यादव के सामने अगर कोई ओबीसी का लीडर एनडीए के पाले में है
जो उनके समकक्ष खड़ा हो सकता है तो वो है नीतीश कुमार। इसलिए नीतीश कुमार हमारी मजबूरी है। हाँ, मैं इस बात को स्वीकार रहा हूं। और नीतीश कुमार के रहते इस बार फिर हम प्रचंड बहुमत से बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। और रही बात, यही लड़ाई कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में आएगी। ओबीसी की बात कर रहे हैं, ये ओबीसी को लेकर वो बैठे हुए हैं। ये दोनों पार्टी, बिहार में राजद और उत्तर प्रदेश में समाजवादी, ये दोनों पार्टी तो जातिगत पार्टी है शुरू से। पहले एमवाई था, मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन, अब इन्होंने पीडीए कर दिया, वो भी जातिगत कॉम्बिनेशन है। वो तो सर्वविदित हो गया वत्स साहब की ओबीसी के इर्द गिर्द ही घूमती हुई समस्त पार्टियों की राजनीति है, उसके बिना कोई कहीं नहीं है। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। तो देखिए, राहुल गांधी ओबीसी को फिर से अपने पाले में करने के लिए एक नई कवायद को आगे बढ़ा रहे हैं। वो अपने कवायद में कितना सफल हो पाएंगे यह तो वक्त तय करेगा, लेकिन यदि वह सफल हो गए तो अन्य सहयोगी पार्टियां जो उनके साथ खड़ी है उनका आकार बढ़ेगा या घटेगा, ये अपने आप में स्पष्ट कर देगा चीजों को। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।